1954 का वो दौर शायद आपको याद ना हो, लेकिन मेरी तरह आपने भी किताबों में जरूर पढ़ा होगा। तब देश में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंजा करते थे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के नेता चाओ एन लाई ने पंचशील समझौते पर दस्तखत किए थे। उस वक्त लगता था कि एशिया के दो बड़े देश मिलकर दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 1962 के युद्ध ने रिश्तों में ऐसा जहर घोला कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की ऊंची दीवार आज तक खड़ी है। दशकों से सरहद पर तनाव है। गोलियां तो नहीं चली, लेकिन बातचीत के दरवाजे लगभग बंद ही रहे। पर अब लग रहा है कि रिश्तों की खिड़कियां खोली जा रही हैं। 22 और 23 जून 2026 को दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स NSA बैठक का आयोजन हुआ। इस मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया के कूटनीतिक जानकारों का ध्यान खींचा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हुई। मीटिंग के दौरान डोभाल साहब ने जो कहा वो बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। इसके जवाब में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भी नरम सुर में बात की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के आधुनिकीकरण के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए। सालों की कड़वाहट और तनाव के बाद इतने बड़े मंच से ऐसी बातें आना बहुत मायने रखता है। अब जब दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है, तो हर भारतीय के मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, जिनके जवाब आज हम आपको अनकही के इस एपिसोड में देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि अचानक भारत को चीन से रिश्ते सुधारने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या हमारी कोई आर्थिक मजबूरी है या कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल है? इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि दोनों देशों के रिश्तों में ये सुधार असल में कैसे हो रहा है। कूटनीति के बंद कमरों में आखिर चल क्या रहा है? हमेशा से भारत चीन के बीच सबसे बड़ा नासूर LAC का विवाद रहा है। डोकलाम से लेकर गलवान घाटी तक जो कुछ हुआ, उस विवाद का पूरा सच भी हम आज डिकोड करेंगे। रिश्तों में सुधार के बीच सबसे बड़ा डर ये है कि क्या दोस्ती की आड़ में चीन भारत की कोई नई घेरेबंदी कर रहा है? क्या हम जाने अनजाने में किसी नए जाल में फंस रहे हैं? और अगर ऐसा है तो भारत के पास इस चक्रव्यूह से निपटने के लिए कौन सा ब्रह्मास्त्र है? ये सभी सवाल हमारे भविष्य से जुड़े हैं। इनका जवाब जाने बिना आप भारत की विदेश नीति को नहीं समझ सकते। कहानी की शुरुआत उस मजबूरी से होती है जिसने भारत को पुराने पड़ोसी के साथ दोबारा बातचीत की मेज पर बैठने के लिए तैयार किया है। इसके पीछे का कारण दोस्ती नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और कूटनीति की जरूरतें हैं। भावनाओं में बहकर देश की तरक्की को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। हकीकत बहुत अलग है और इसे समझने के लिए आपको दुनिया की सप्लाई चेन को समझना होगा। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। दुनिया के कई बड़े देशों को हम जेनेरिक दवाइयां सप्लाई करते हैं। पैरासिटामोल से लेकर बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक दवाइयां सब हमारी फैक्ट्रियों में बनती हैं। लेकिन इनको बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है, जैसे API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और KSM यानी की स्टार्टिंग मटेरियल कहा जाता है, उसके लिए हम काफ़ी हद तक चीन पर डिपेंडेंट हैं। हमारे दवा उद्योग का 65% कच्चा माल चीन से आता है। अगर वहां से माल आना रुक जाए तो हमारी दवा कंपनियों में ताले लग जाएंगे। सामान्य बुखार की गोली बनाने के लिए भी चीन की तरफ देखना पड़ता है, और इस सप्लाई चेन को रातों रात बदलना मुमकिन नहीं है। इसमें हजारों करोड़ रुपए और कई साल लगेंगे। अब बात करते हैं भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत यानी ग्रीन एनर्जी की। सरकार PM सूर्य घर योजना चला रही है। लक्ष्य तय किया गया है कि हर घर की छत पर सोलर पैनल हों। हम सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतारने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। इन सब के लिए हमें सोलर सेल, वेफर और लिथियम आयन बैटरी चाहिए। इन सभी चीज़ों की प्रोसेसिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन पर 80% से ज़्यादा कब्जा चीन का है। हम लिथियम खदानें खोज सकते हैं, लेकिन उसे बैटरी में बदलने की तकनीक और बड़े कारखाने लगाने में समय लगेगा। अगर हम किसी और देश से ये सब मांगते हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी उन्हें खरीद ही नहीं पाएगा। तो हमारी ग्रीन एनर्जी की उड़ान अभी चीन के रनवे पर ही निर्भर है। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम अमेरिका या यूरोप से मदद क्यों नहीं लेते। यहीं पर पश्चिमी देशों की असलियत सामने आती है।
अमेरिका के साथ हमारे व्यापार समझौतों में काफी मुश्किलें आ रही हैं। वॉशिंगटन का पूरा ध्यान अभी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने पर है। जो पश्चिमी देश दुनिया को फ्री ट्रेड का ज्ञान देते हैं, वो आज खुद संरक्षणवादी नीतियां अपना रहे हैं। वो अपने बाजारों को बाहर के देशों के लिए बंद कर रहे हैं ताकि उनके अपने उद्योग बचे रहें। इस बदलते माहौल में भारत सिर्फ पश्चिमी देशों के भरोसे नहीं बैठ सकता। कूटनीति में हमेशा प्लान बी तैयार रखना पड़ता है। हमें अपने विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता चाहिए। यही कारण है कि भारत अब चीन के साथ रुके हुए स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के हम किसी से टक्कर नहीं ले सकते। हमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ समय चाहिए। तब तक के लिए सीमा पर शांति और व्यापार दोनों बहुत जरूरी हैं। भारत बहुत ही सधे हुए कदमों से चीन के साथ रिश्तों पर जमी बर्फ हटा रहा है, लेकिन कोई भी बदलाव इतनी आसानी से नहीं होता। जब दोनों देश बातचीत की मेज पर बैठते हैं तो चर्चा सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं रहती। दुनिया के बड़े मंचों पर भारत और चीन अब अक्सर साथ खड़े नजर आते हैं। ब्रिक्स और SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन में दोनों की जुगलबंदी देखी जा सकती है। जब बात पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये की आती है तो दिल्ली और बीजिंग की आवाज काफी मिलती जुलती लगती है। हाल ही में विश्व बैंक ने अपना 45% क्लाइमेट लेंडिंग लक्ष्य छोड़ दिया है। ये एक नीति थी जिसके तहत बैंक को कुल सालाना लोन का 45% हिस्सा जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं में लगाना था। लेकिन 2026 में ट्रंप प्रशासन के दबाव के बाद बैंक ने अपने हाथ खींच लिए। इस फैसले के खिलाफ भारत और चीन दोनों देशों ने कड़ा रुख अपनाया। पेरिस समझौते को लेकर भी दोनों का स्टैंड बहुत सख्त है। दोनों मानते हैं कि विकासशील देशों पर कार्बन एमिशन कम करने का दबाव डालने के बजाय विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वो 2035 तक हर साल $300 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मांग कर रहे हैं। ये कूटनीतिक जुगलबंदी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया के अर्थतंत्र में अमेरिका के डॉलर का जो दबदबा है, उसे कम करने की बड़ी तैयारी चल रही है। ब्रिक्स देश अब लोकल करेंसीज में व्यापार करने पर जोर दे रहे हैं। भविष्य में ब्रिक्स की अपनी करेंसी लाने पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। अमेरिका जिस तरह से प्रतिबंध लगाकर देशों को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर देता है, उससे भारत और चीन दोनों सतर्क हैं। वो नहीं चाहते कि भविष्य में पश्चिम की कोई नीति उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नुकसान पहुंचाए। इसलिए दोनों देश अपने लिए वित्तीय सुरक्षा का नया रास्ता तलाश रहे हैं। अर्थव्यवस्था के साथ साथ आतंकवाद और ऊर्जा सुरक्षा भी बहुत अहम मुद्दा है। SCO के रैट्स यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के जरिए दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करते हैं। इसका मकसद है कि अफगानिस्तान जैसे इलाकों की अस्थिरता भारत के कश्मीर या चीन के शिनजियांग तक ना पहुंचे। जमीन के अलावा बात समंदर से आने वाले तेल की भी है। दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता होने के नाते दोनों की अर्थव्यवस्था मिडिल ईस्ट के कच्चे तेल पर चलती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री रास्तों से व्यापार होता है। इन रास्तों को सुरक्षित और खुला रखना दोनों की मजबूरी है। इसी वजह से समंदर में भी दोनों के बीच अघोषित सहमति बनी हुई है। इसी बीच कूटनीति की बिसात पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। 17 जून 2026 को फ्रांस में अमेरिका और ईरान के बीच $300 अरब का ऐतिहासिक समझौता हुआ। इससे ईरान पर लगे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हट जाएंगे और हॉर्मुज के लिए नया प्रबंधन सिस्टम बनेगा। इस समझौते से मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। भारत और चीन दोनों को अपनी रणनीतियों को नए माहौल के हिसाब से ढालना पड़ रहा है। लेकिन वैश्विक मंचों की दोस्ती और ऊर्जा समझौते के बीच एक ऐसी कड़वी सच्चाई भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े मंचों पर मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने की तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं। ब्रिक्स जैसी बैठकों में बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन जब आप लद्दाख को देखते हैं तो हकीकत बदल जाती है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसे हम LAC कहते हैं। यही वो जगह है जहां दशकों से सबसे ज्यादा तनाव रहा है। चलिए LAC के बारे में शुरू से बताती हूँ। इसकी नींव
1962 में पड़ी थी। भारत और चीन के बीच हुए भीषण युद्ध के बाद दोनों देशों ने अपने अपने नियंत्रण वाले इलाके अलग कर लिए और इसी के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाई गई। दोनों मुल्कों के बीच सीमा तो तय हो गई, लेकिन तनाव फिर भी कम नहीं हुआ। इसी तनाव को कम करने और एलएसी का सम्मान करने के लिए 1993 में एक समझौता हुआ। फिर 1996 में दोनों देश एलएसी को स्पष्ट रूप से तय करने और भरोसा बढ़ाने वाले उपाय लागू करने पर सहमत हुए। इसके बाद 2003 में दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने नक्शे एक्सचेंज किए, लेकिन एलएसी की सही स्थिति को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया। फिर 2005 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए जरूरी सिद्धांतों पर सहमति बनी। 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। नियम तय हुए कि कोई भी सेना अचानक आगे नहीं बढ़ेगी और हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि सरहद कहां से गुजरती है, इस पर दोनों देशों के नक्शे कभी मेल नहीं खाए। चीन हमेशा अपनी सुविधा के हिसाब से इस लाइन को खिसकाने की कोशिश करता रहा। चीन की इसी चालबाजी ने एलएसी को हमेशा सुलगता हुआ रखा है। इसी खींचतान का पहला विस्फोट 2017 में हुआ। डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई। ये तनाव 73 दिनों तक चला। इस दौरान चीन ने अपनी चालबाजी का ऐसा रूप दिखाया जिसने दिल्ली की नींद उड़ा दी। चीन ने पानी को हथियार बनाया। हर साल मॉनसून के दौरान चीन हमें ब्रह्मपुत्र नदी का हाइड्रोलॉजिकल डेटा देता है। पानी से जुड़ी जानकारी से हमारे पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर असम में बाढ़ की चेतावनी मिलती थी। डोकलाम विवाद के बीच चीन ने ये डेटा देना बंद कर दिया। बहाना बनाया गया कि डेटा जुटाने वाले स्टेशन बाढ़ में बह गए हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि भारत पर दबाव बनाने की बहुत सोची समझी कूटनीतिक चाल थी। डोकलाम के बाद जो कुछ बचा था वो 2020 में गलवान की खूनी झड़प में खत्म हो गया। दशकों बाद एलएसी पर जवानों की जान गई। इस घटना ने दोनों देशों के रिश्तों को पाताल में पहुंचा दिया। विश्वास का जो थोड़ा बहुत धागा बचा था वो भी टूट गया। भारत ने भी इस बार तय कर लिया कि जवाब सिर्फ सरहद पर नहीं दिया जाएगा। दिल्ली ने चीन पर डिजिटल प्रहार किया। टिकटॉक और वीचैट समेत 300 से ज्यादा चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया गया। भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि अगर सीमा पर शांति नहीं होगी तो व्यापार और तकनीक के दरवाजे भी बंद कर दिए जाएंगे। डेटा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दिया गया। चलिए अब स्क्रीन पर दिख रहे इस नक्शे के जरिए ग्राउंड जीरो का सच समझते हैं। लद्दाख के इस नक्शे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज भी बारूद का ढेर बने हुए हैं। सबसे पहले दौलत बेग ओल्डी पर नजर डालिए। इसे डीबीओ कहा जाता है। ये भारत का बहुत अहम एयरबेस है। भारत यहाँ दुर्बुक से डीबीओ तक शानदार सड़क बना रहा है, जिससे हमारी सेना की पहुंच आसान हो गई है। इसी बात से चीन घबराया हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में कई बार इस इलाके के पास चीनी टेंट और घुसपैठ की कोशिशें देखी गई हैं। नक्शे में थोड़ा नीचे गलवान नदी का बेसिन दिखता है। यही वो इलाका है जिसने 2020 में खूनी संघर्ष देखा। यहाँ का भूगोल ऐसा है कि जो ऊंचाई पर बैठा है फायदा उसी को मिलता है। इसके बाद आता है गोगरा पोस्ट। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि एलएसी के चीनी हिस्से में आज भी चीनी सेना का भारी जमावड़ा है। वहां उसके सैनिक और गाड़ियां लगातार गश्त करते हैं। तनाव कम होने के दावे जरूर होते हैं, लेकिन जमीन पर सेना की मौजूदगी कभी कम नहीं हुई। चीन हमेशा बुनियादी ढांचा मजबूत करने में लगा रहता है। बीच में है पैंगोंग त्सो झील। इसका फिंगर्स एरिया हमेशा से टकराव का केंद्र रहा है। पहाड़ों के जो हिस्से झील में आते हैं उन्हें फिंगर्स कहा जाता है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच यहीं पर कई बार हाथापाई की तस्वीरें सामने आई थी। चीन अक्सर झील के अपने हिस्से से नावों के जरिए गश्त बढ़ाता रहता है और नई चौकियां बनाता है। सबसे दक्षिण में देमचोक का इलाका है। यहाँ भी चीन के सैन्य उपकरणों की आवाजाही और सड़कों का निर्माण लगातार जारी है। चीन सीमा के पास गांव बसा रहा है ताकि अपने दावों को मजबूत कर सके। नक्शे के ये पांचों पॉइंट्स बताते हैं कि चीन किसी भी वक्त दबाव बढ़ाने की स्थिति में बैठा है। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग समझौता हुआ, जिसके तहत देपसांग और देमचोक सेक्टर में सेनाएं फिर से गश्त कर रही हैं। आज के ताज़ा हालात को देखकर लगता है कि अब सब ठीक होने लगा है, लेकिन इस सच्चाई को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि गलवान घाटी, पेंगोंग झील और हॉट स्प्रिंग्स जैसे कई अहम इलाके आज भी बफर जोन बने हुए हैं। बफर जोन क्या होता है?
बफर जोन का मतलब है कि वहां पर हथियारों के साथ कोई भी सेना गश्त नहीं कर सकती। इसे नो मैन्स लैंड की तरह छोड़ दिया गया है। जो इलाके पहले गश्त के लिए खुले थे, अब वहां जाना प्रतिबंधित हो गया है। सेनाएं पीछे जरूर हटी हैं, लेकिन वो अपने बैरकों में नहीं लौटी हैं। वो बस थोड़ी दूरी पर हथियारों के साथ डटी हुई हैं। इसे आप शांति नहीं, बस सैन्य ठहराव कह सकते हैं। सरहद पर हथियारों का जमावड़ा सिर्फ झांकी है। एलएसी विवाद चीन की उस बड़ी रणनीति का बहुत छोटा हिस्सा है जो वो भारत के खिलाफ बुन रहा है। इसे समझने के लिए हमें व्यापार के आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। भारत और चीन के बीच व्यापार 151 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत खतरनाक है। इसमें भारत का व्यापार घाटा 112 अरब डॉलर हो गया है। इसका मतलब है कि हम चीन से खरीद बहुत रहे हैं और बेच बहुत कम रहे हैं। चीन हमारी कृषि और फार्मा उत्पादों को अपने बाजार में घुसने ही नहीं देता। वहां के नियम इतने सख्त बनाए गए हैं कि भारतीय व्यापारी टिक ही नहीं पाते। ये कोई व्यापार नहीं है, बल्कि महज आर्थिक निर्भरता है जिसे दोस्ती का नाम दिया जा रहा है। व्यापार के बाद सुरक्षा की बात करते हैं। भारत के लिए अब खतरा केवल चीन सीमा से नहीं है, खतरा दो मोर्चों पर मंडरा रहा है। चीन ने पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट लगाया है, जिसे CPEC कहा जाता है। ये कॉरिडोर हमारे कश्मीर से होकर गुजरता है। बात सिर्फ सड़क बनाने की नहीं है। चीन खुलेआम पाकिस्तान को अत्याधुनिक फाइटर जेट और सबमरीन सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को हथियार देकर चीन असल में भारत को दोनों तरफ से घेर रहा है। अगर कभी तनाव बढ़ता है तो भारतीय सेना को सिर्फ चीन से नहीं, पाकिस्तान से भी निपटना पड़ेगा। जमीन पर घेराबंदी के बाद चीन समंदर में भी जाल बुन रहा है। इसे कूटनीति की भाषा में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह इसी रणनीति का हिस्सा है। चीन इन बंदरगाहों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपने सैन्य बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हिंद महासागर में चीन के जासूसी जहाज अक्सर मंडराते रहते हैं, जो हमारी नौसेना की हर हरकत पर नजर रखते हैं। भारत भी शांत नहीं बैठा है। इसके जवाब में सरकार ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति अपनाई है। इसके जरिए भारत भी समंदर में अपने मित्र देशों के साथ मिलकर चीन को रोकने के लिए अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। समंदर और जमीन के अलावा कूटनीति के मंच पर भी चीन हमारी राह रोक रहा है। UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता न मिले, इसके लिए चीन हमेशा वीटो लगा देता है। इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी भारत की एंट्री का चीन कड़ा विरोध करता है। वो नहीं चाहता कि विश्व पटल पर भारत का कद उससे बड़ा हो। बात सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों की नहीं है, हमारे घर के आसपास भी यही खेल चल रहा है। बांग्लादेश हो या मालदीव, चीन अपने पैसे और कर्ज के दम पर भारत के पड़ोसियों में घुसपैठ कर रहा है। वो वहां की राजनीति में दखल देकर भारत विरोधी माहौल तैयार करवाता है। ये घेरेबंदी बहुत सधी हुई रणनीति का हिस्सा है। चीन मुस्कुराते हुए भारत से बात भी करता है और पीछे से कूटनीतिक पकड़ भी मजबूत करता रहता है। ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसे समझना और भेदना भारत के लिए बहुत जरूरी है। अगर भारत इस आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक जाल में फंसा रहा तो हम कभी वो महाशक्ति नहीं बन पाएंगे जिसका सपना हम देखते हैं। हालांकि भारत के हाथ भी बंधे हुए नहीं हैं। चीन की बिसात को पलटने के लिए भारत ने अपनी तैयारी कर ली है। सबसे बड़ा दांव अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर खेला जा रहा है। भारत सरकार जानती है कि रातों रात चीनी सामान आना बंद नहीं हो सकता, इसलिए अब नया रास्ता निकाला गया है। अगर किसी भी चीनी कंपनी को हमारे बाजार में मुनाफा कमाना है तो उसे भारत आना होगा। PLI स्कीम के तहत भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करना होगा। इसका फायदा ये होगा कि वो अपनी तकनीक लेकर यहाँ कारखाने लगाएंगे। हमारे लोग वो तकनीक सीखेंगे और धीरे धीरे हम चीन के सामान का देसी विकल्प तैयार करेंगे। इससे हमारा आयात कम होगा और नौकरियां भी मिलेंगी। जमीन के बाद समंदर की बात करते हैं। चीन के जासूसी जहाजों और हमारी नौसेना के बीच टकराव का खतरा हमेशा बना रहा है। इसे रोकने के लिए भारत और चीन को INCSEA समझौते की जरूरत है। ये समंदर के नियमों का मसौदा है। जब दो देशों के युद्धपोत या सबमरीन आमने सामने आ जाएं तो क्या करना है, ये नियम तय होना जरूरी है। दोनों जहाज़ों के बीच कितनी सुरक्षित दूरी रहेगी और बातचीत किस फ्रीक्वेंसी पर होगी, ये पहले से तय होना चाहिए। इससे हिंद महासागर में किसी बड़ी गलतफहमी या अनचाहे युद्ध का खतरा कम हो जाएगा। इस लिस्ट में तीसरा मास्टर स्ट्रोक करेंसी कॉरिडोर है। दोनों देश मिलकर दुनिया के व्यापार से अमेरिकी डॉलर का दबदबा खत्म करना चाहते हैं।
इसके लिए नया सिस्टम बनाया जा रहा है। इसमें भारत के डिजिटल रुपए और चीन के डिजिटल युआन को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे हमारे छोटे कारोबारी आसानी से अपनी करेंसी में लेन देन कर सकेंगे। उन्हें डॉलर के रेट में होने वाले उतार चढ़ाव से नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इन सभी बातों को देखकर आपको लग सकता है कि भारत चीन के सामने नरम पड़ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कूटनीति की दुनिया में हाथ मिलाने का मतलब दोस्ती नहीं होता। भारत के लिए चीन के साथ रिश्ते सुधारना कोई कमजोरी नहीं है। ये असल में हमारे रणनीतिकारों की टाइम खरीदने की बहुत सोची समझी चाल है। आज हम विकास के उस मोड़ पर हैं जहां हमें कारखाने लगाने हैं, अपनी ग्रीन एनर्जी को बढ़ाना है और बुनियादी ढांचा मजबूत करना है। इन सब कामों के लिए भारत को वक्त चाहिए। जब तक हम खुद को दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति नहीं बना लेते, तब तक सरहद पर शांति और बाजार में व्यापार दोनों हमारी मजबूरी भी हैं और जरूरत भी। जिस दिन हमारे कारखाने चीन के कारखानों को टक्कर देने लगेंगे, उस दिन एलएसी पर बात करने का तरीका भी बदल जाएगा। तब तक के लिए हमें कूटनीति के शतरंज में बहुत संभल कर अपनी चालें चलनी होंगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये टाइम खरीदने वाली रणनीति कामयाब हो पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के अनकही में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।